Welcome you all in Chemistry Drive with Ravneet. I hope you all are fine. And finally हम अपनी स्पेक्ट्रोस्कोपी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए पहुंच गए हैं अपने थर्ड मेजर पार्ट पे, जो कि है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस यानी कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक। ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है जो हमें हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में and the structure determine करने में of the organic compounds. So along with mass spectroscopy, it emerged as a great like a tool in order to determine the environment of the proton, of carbon, fluorine, phosphorus and various nucleus. So ये जो टेक्निक है UV-IR के बाद काफी हेल्पफुल रही है हमारे लिए। अब भी इतनी सारी हमारी हेल्प कर रही है हमारे को बहुत सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की जानकारी देने में। अब ये जो दुनिया है एनएमआर की, ये जो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस टेक्निक है, इसकी जो डिस्कवरी थी, इस दुनिया से हमें इंट्रोड्यूस कराने वाले जो दो साइंटिस्ट थे वो थे फेलिक्स ब्लॉक एंड एडवर्ड प्यूरसेल, जिन्होंने 1946 में हमारे को ये न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक दी थी। तो जिन्होंने हमारे लिए डिस्कवरीज की हो, जिन्होंने हमारे लिए इन्वेंशंस की हो, टेक्निक्स दी हो, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। स्टार्टिंग में तो जैसे एक आधे न्यूक्लियस का एनएमआर जो है वो लिया गया था, बट लेटर ऑन और न्यूक्लियस पे इसको ट्राई किया गया, तो इसकी आगे आगे फर्दर सब फील्ड्स भी हैं जिनको हम पढ़ने की कोशिश जरूर करेंगे आने वाली वीडियोस में। यहाँ पे हमारे पास जैसे एक है पीएमआर, जिसको हम बोलते हैं H1 एनएमआर, प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस। ये सारी सब फील्ड्स है डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सा न्यूक्लियस ले रहे हो। 13C एनएमआर है हमारे पास, दैट इज कार्बन मैग्नेटिक रेजोनेंस। तो आपको आइसोटोप भी याद रखना है कि आप किसका एनएमआर ले रहे हो। फिर है 19 फ्लोरीन, 19 एनएमआर फ्लोरीन मैग्नेटिक रेजोनेंस टेक्निक बोलते हैं। एंड फॉस्फोरस 31 एनएमआर, दैट इज फॉस्फोरस मैग्नेटिक रेजोनेंस। तो हमारे पास जो है बीएससी एंड एमएससी लेवल पे हमारे पास अलग अलग एनएमआर आप पढ़ते हो। जैसे कि जो बीएससी लेवल पे है वो डील करता है ज्यादातर H1 एनएमआर पे, बेसिक्स के साथ डील करता है। जब आप मास्टर्स लेवल पे पहुंच जाओगे या रिलेटेड जो भी कोर्सेज है, वहां पे आपको 13C एनएमआर पढ़ाया जाता है। कई बुक्स में जैसे बीएससी लेवल पे थोड़ा सा इसके जो है 13C एनएमआर की भी हल्की सी आपको झलक देखने को मिलती है, बट अदरवाइज डिटेल जो होती है हमारे पास वो आप मास्टर्स में ही पढ़ते हो। हम भी ऐसे ही करेंगे, हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ये नहीं कि हम सीधा 13C शुरू कर देंगे या 19F शुरू कर देंगे, नो, नॉट एट ऑल। हम पहले बेसिक पढ़ेंगे कि एनएमआर है क्या, कैसे ये टेक्निक काम करती है, ये सारी चीजें। फिर उसके बाद हम H1 को कंप्लीट करने के बाद वी विल कम टू द 13C एनएमआर। तो चलिए पढ़ते हैं इस दुनिया को एनएमआर की। तो एनएमआर जो है, जैसा आप देख रहे हो यहाँ पे 3 वर्ड्स आपको दिख रहे हैं, न्यूक्लियर, मैग्नेटिक एंड रेजोनेंस। तो हमें इस दुनिया को समझने के लिए, द वर्ल्ड ऑफ एनएमआर को समझने के लिए हमें किसी ना किसी से तो दोस्ती करनी पड़ेगी और आपको फ्रेंडशिप करनी पड़ेगी पहले वर्ड के साथ, यानी कि न्यूक्लियर, जो कि सीधा डील करता है न्यूक्लियस के साथ। अगर आपने न्यूक्लियस के साथ दोस्ती कर ली, न्यूक्लियस को समझ लिया, तो इसने अपने आप तुम्हें इसका मतलब समझा देना, अपने आप तुम्हें रेजोनेंस का मतलब समझा देना। और जब तुम्हें सारा मीनिंग पता चल गया तीनों का, तो तुम्हें ये टेक्निक समझ लो आ गई। हम जो पढ़ेंगे न्यूक्लियस को जानेंगे पहले, फिर हम मैग्नेटिक, रेजोनेंस, ये वर्ड्स पे आएंगे। तो चलिए आप इन डायग्राम्स को जरा देखिए, एक्चुअल में क्या कहते हैं ये डायग्राम। जो पहला डायग्राम है आपके पास, फिगर है जो, वो क्या कहती है कि जिस तरह से हमारी अर्थ है, तो हमारी अर्थ सिर्फ, आपको पता है यहाँ पे प्लैनेट्स इस तरह से रिवॉल्व करते हैं, है ना, तो उन्हीं में से एक हमारा है अर्थ। अर्थ जो है सिर्फ सन के इर्द गिर्द चक्कर नहीं लगाता, ठीक है, वो अपने इर्द गिर्द भी अपनी एक्सिस के अराउंड भी घूमती है अर्थ हमारी। तो जिसकी वजह से उसका क्या क्रिएट हो जाता है, एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल। तो यही चीज हमने अप्लाई करनी है अपने न्यूक्लियस पे। तो न्यूक्लियस को मैं कंपैरेटिवली पढ़ाऊंगी विद दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां तक हमको कंपैरेटिवली करना है। जिस तरह से हमारी अर्थ जो है वो सिर्फ
राउंड राउंड जो है चक्कर नहीं काटती सन के अराउंड, बट अपनी एक्सिस के अराउंड भी घूमती है, जैसा आप इसमें देख रहे हो। तो डिपेंड करता है उसकी डायरेक्शन ऑफ स्पिन कौन सी, इसको स्पिन बोलते हैं, अपनी एक्सिस के अराउंड जो घूमना होता है उसको बोलते हैं स्पिन। सो स्पिन जो है उसकी डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, तो हमारे पास क्या क्रिएट हो जाता है, नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। जैसे अगर ये इस साइड को घूम रही है अर्थ, तो इसका इस साइड रहेगा नॉर्थ पोल और उसके उल्ट रहेगा साउथ पोल। सो सिमिलरली हमारे जो एटम है, अगर हम एटम के अंदर देखें तो सबसे पहले निगाह किस पे जाती है आपकी, जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पे। तो इलेक्ट्रॉन्स भी क्या करते हैं, वो हमारे जो न्यूक्लियस है उसके अराउंड सिर्फ चक्कर ही नहीं काटते, रोटेशन ही नहीं करते, वो अपनी एक्सिस के अराउंड भी स्पिन करते हैं, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे। ये देखो इलेक्ट्रॉन जो है वो इस साइड को भी स्पिन कर सकता है, वो इस साइड को भी स्पिन कर सकता है, जिसकी वजह से उसके भी क्या क्रिएट हो जाते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। क्लियर? सो सेम थिंग वी आर गोइंग टू अप्लाई टू आवर न्यूक्लियस। सो हमारा न्यूक्लियस जो है, जिसके अंदर क्या रहते हैं, हमारे प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो हमारा न्यूक्लियस भी अगर हम इसके अंदर देखें, तो हमारा न्यूक्लियस पे भी तो चार्ज है ना। जैसे हमारे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, उसी तरह हमारे न्यूक्लियस पे भी तो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। सो चार्ज है, तो दैट्स वाई कि आपके पास ये जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस भी क्या करता है, ये सिर्फ जो है अपने अराउंड भी ये क्या करता है, एक्सिस के अराउंड स्पिन करता है, किसी भी डायरेक्शन में करेगा, क्योंकि कोई इस पे कंडीशन हमने अभी नहीं लगाई। सो व्हेन एवर वी हैव नो फील्ड अप्लाइड, जब हमने कोई फील्ड नहीं अप्लाई की है, तो हमारा न्यूक्लियस किसी भी डायरेक्शन में, आप इस डायग्राम में देख सकते हो, ये क्या करेगा, ये हमारे पास अपनी एक्सिस के अराउंड क्या करेगा, गोल गोल घूमी जाएगा। जैसे ये बंदा है, ठीक है, ये सिर्फ यहीं पे घूमी जाए अपनी एक्सिस के अराउंड, ठीक है। जैसे आप एक पॉइंट पकड़ लो, आप वहीं पे इस तरह चक्कर काटी जाओ, सो दैट मींस यू आर स्पिनिंग अराउंड वन एक्सिस। तो इसी तरह हमारे ये न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन हमारी अर्थ है। तो यहां से हम ये कंक्लूड करते हैं, अब ये सारी जो बॉडीज हैं जो रोटेट करती हैं, ठीक है, जो सारी बॉडीज रोटेट करती हैं, उनका कुछ ना कुछ क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा। सो जब कोई भी बॉडी रोटेट करती है, तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट कर देती है अपने अराउंड, अपनी एक्सिस, जो जिस एक्सिस के अराउंड, जैसे आप यहाँ पे ये वाला डायग्राम देख सकते हो कि अगर आपने एक एक्सिस ली है यहाँ पे, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन जब रोटेट करेगा तो क्या है कि यहाँ एक नॉर्थ और साउथ पोल क्रिएट हो गया, और यहाँ पे आप देख रहे हो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड। सो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई। जब भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, जब भी कोई बॉडी रोटेट करेगी, चाहे वो न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन है, वो बिहेव करेगी एज अ टाइनी बार मैग्नेट। उसका नॉर्थ पोल भी होगा, उसका साउथ पोल भी होगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी मैंने यहाँ नॉर्थ और साउथ पोल का पहले खेल आपको बताया है, क्योंकि इसी पे सारा हमारा जो हम फील्ड जब अप्लाई करेंगे एनएमआर में, वो सारा चक्कर ही इसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल का होगा, अलाइनमेंट का, या अगेंस्ट द फील्ड जाना है, या फिर फील्ड के साथ उसको अलाइन करना, वो खेल ही सारा नॉर्थ और साउथ पोल का है। तो ये 3 पॉइंट्स आप लिख के रख लीजिए कि जब पहले बॉडी रोटेट करेगी, उसका क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा, वो रोटेट करती है। देन उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा अपनी एक्सिस जिसके अराउंड वो घूम रहा है, देन इट विल डेफिनेटली बिहेव एज अ टाइनी बार मैग्नेट। तो हमारा जो न्यूक्लियस है वो भी क्योंकि स्पिन करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड एक जनरेट होती है उसके अराउंड। तो जब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने की वजह से ये भी हमारे न्यूक्लियस का भी क्या होगा, एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा, और ये एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। तो डेफिनेटली जब इसको एक आप मैग्नेटिक फील्ड के, जैसे यहाँ नॉर्थ है तो साउथ है, अब तुम्हारे पास ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का भी नॉर्थ साउथ है, ठीक है। अब क्या करोगे, जब तुम फील्ड अप्लाई करोगे ना, तो ये ऑब्वियसली ये क्या करेगा, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल ऑफ मैग्नेट की तरफ, और साउथ जो है वो नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा। ये चीज मैं लेटर ऑन आपको समझाऊंगी कि ये कैसे होता है, अलाइनमेंट कैसे होती है। अभी फिलहाल के लिए आपने इतना ही याद रखना है। सो मतलब ये हमारा जो न्यूक्लियस है वो क्या करता है, अलाइन होने की कोशिश करता है अपनी फील्ड के अराउंड, कि जैसे ये फील्ड है तो मैं इस तरफ को टर्न कर जाऊं, नॉर्थ पोल साउथ की तरफ अट्रैक्ट कर जाए, और साउथ जो है वो नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट होने की कोशिश करता है। इट ट्राई टू अलाइन विद दैट, ये जो वर्ड यूज कर रहे हैं अलाइन विद दैट ऑफ फील्ड, वो यही होता है, क्योंकि हमारा न्यूक्लियस जो है वो बिहेव करता है एज अ टाइनी बार मैग्नेट।
तो चलिए अब कंपेयर कर लेते हैं हम अपने इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस को। अब हमने बात की है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो भी रोटेट करता है, न्यूक्लियस भी हमारा रोटेट करता है, स्पिन करता है अराउंड इट्स एक्सिस, तो डेफिनेटली दे विल जनरेट द एंगुलर मोमेंटम। तो जो भी स्पिन करने वाली बॉडीज है उनका क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है। सो इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है दैट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, दैट इज s plus 1 h by 2 pi this under root। देन न्यूक्लियस का अगर आप देखोगे ओनली डिफरेंस इज s is replaced by I वर्ड, ठीक है, I लेटर के साथ हमने इसको रिप्लेस किया, बाकी फॉर्मूला सेम है। वहां पे भी S एक स्पिन क्वांटम नंबर है, I भी हमारा एक स्पिन क्वांटम नंबर है। सो स्पिन क्वांटम नंबर पे हमारा ये पूरा ये डिपेंड करेगा। जिसको आई समझ आ गई, तभी मैंने बोला पहले न्यूक्लियस को जान लो, न्यूक्लियस के अंदर वाली चीजों को जान लो, फिर आप बाकी जो है आपको समझ आ जाएगा। तो आई जो है हमारे पास, इसको बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। और याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन जो है उसकी स्पिन फिक्स होती है, वैल्यू फिक्स है एक इलेक्ट्रॉन की, दैट इज हाफ। और हाफ वैल्यू होने की वजह से इसका जो आगे मैग्नेटिक मोमेंट रहता है, जो हमारे पास इसकी ms की वैल्यू रहती है इलेक्ट्रॉन की, वो क्या होती है, आपने पढ़ा भी होगा कि जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रहता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर गिव्स यू द ओरिएंटेशन कि किस डायरेक्शन में वो जा रहा है। सो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है ms की, वो या तो हमारे पास क्या रहती है प्लस हाफ, या फिर हमारे पास रहती है माइनस हाफ। तो आपको पता होगा कि प्लस हाफ जो इलेक्ट्रॉन का वो क्या डिनोट करता है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो क्या घूम रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और जो हमारे पास ये माइनस हाफ रहता है तो इसका मतलब हमारा इलेक्ट्रॉन क्या है, कैसे घूम रहा है, दैट इज इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना, यही मीनिंग होता है। बस वैसे ही अगर इधर आ जाइए आप न्यूक्लियस की तरफ आ जाइए, यहाँ पे आई जो है दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर, पर यहाँ पे जो डिफरेंस रहेगा इलेक्ट्रॉन से कि आई की वैल्यू जो है दैट इज नॉट फिक्स्ड। आई की वैल्यू याद रखिएगा कि स्पिन क्वांटम नंबर जो है कभी भी फिक्स नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि इसकी वैल्यू डिपेंड करती है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स पे। सो आपको पता है कि डिफरेंट एटम्स जो है, ठीक है, उनका क्या है, एटम्स का क्या एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। एटॉमिक नंबर क्यों डिफरेंट होता है, बिकॉज उनमें डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स होते हैं। सो दैट्स व्हाई आई वैल्यू इज नॉट फिक्स, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। तो जनरल फॉर्मूला हमारे पास आई का रहता है n/2 एंड n की वैल्यू वेरी करेगी 1 2 3 4 एंड सो ऑन। सो उसके अकॉर्डिंग हम जब यहाँ पे वैल्यू पुट करी जाएंगे आई की, जैसे अगर आप 1 पुट करते हो तो वैल्यू कम्स आउट टू बी हाफ, अगर आप यहाँ 2 पुट करते हो तो वैल्यू कम्स आउट टू बी 1, यहाँ पे आप 3 पुट करो तो वैल्यू आ जाएगी 3/2, देन 4 पुट करिए तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2। इस तरह आपके पास जो है फ्रैक्शन फॉर्म में एंड होल नंबर में जो है आई की वैल्यूज निकलती जाती हैं। अब इस पॉइंट को हम समझते क्यों, ये क्या है, ये हाफ वैल्यूज है, कईयों की 1 वैल्यू आ रही है, कईयों की 3/2 वैल्यूज आ रही है। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज मैं आपको बताना चाहूंगी जो कि बीएससी की बुक्स में नहीं होती है, बट आपको लेटेस्ट जो भी चल रहा है उसकी नॉलेज भी होनी काफी ज्यादा जरूरी है। तो इसका जो आंसर हमें रहेगा कि लेटेस्ट डिस्कवरीज क्या कहती हैं। पहले क्या कहते थे कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इनडिविजिबल है, फिर हमने डिस्कवरीज होती गई, फिर पता लगा भी एटम्स के अंदर तो इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, एटम्स के अंदर तो न्यूक्लियस भी है, फिर न्यूक्लियस के अंदर झांक के देखा उन्होंने कहा कि न्यूक्लियस के अंदर तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स भी हैं, ठीक है। तो फिर अब और डीपली चले गए, ठीक है, और उन्होंने डिस्कवरीज की। जब और डिस्कवरीज की तो दे केम टू नो दैट प्रोटॉन के अंदर भी कुछ है, न्यूट्रॉन के अंदर भी कुछ है, और भी छोटे पार्टिकल्स हैं, कि हमारे पास सिर्फ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नहीं है, हमारे पास और भी स्मॉलर पार्टिकल्स हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, फर्मियंस एंड बोसोन्स। सो जो फर्मियंस होते हैं मोस्टली उनकी जो आई की वैल्यू, जो स्पिन वैल्यू रहती है वो फ्रैक्शन में रहती है, और जो बोसोन्स होते हैं उनकी जो स्पिन वैल्यू रहती है वो होल नंबर में रहती है। और जो जैसे ये मैंने ऊपर बताई था वैल्यू पुट करी जो n/2 में, तो आपके पास कुछ इस तरह की वैल्यूज भी आएंगी, कुछ इस तरह की वैल्यूज भी आएंगी। तो ये जो स्पिन, ये वाली फ्रैक्शन वाली वैल्यूज होती हैं, ये मोस्टली होती हैं हमारे प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। हमारे प्रोटॉन्स के अंदर भी पार्टिकल्स
हैं, ठीक है। और वैल्यूज ये रहती है दैट आर ऑफ द प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स, एंड जो हमारी होल नंबर वैल्यू रहती है बोसोन्स, ये एग्जांपल्स मैंने लिखी हुई हैं। फोटॉन्स आर वन ऑफ द बोसोन, ग्लूऑन्स हैं, हिग्स बोसोन्स हैं, जेड बोसोन्स हैं एंड डब्ल्यू बोसोन है। तो ये एग्जांपल है। अब ये सिर्फ आपको नॉलेज देने के लिए था, अदरवाइज हमें इनसे कुछ लेना देना नहीं है, ना हमें इलेक्ट्रॉन से लेना देना। हमारा जो NMR है वो कन्फाइंड है किसके लिए, न्यूक्लियस के लिए। तो हमें न्यूक्लियस को समझना, हमें प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स को समझना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे जरा प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स को आगे फर्दर डिवाइड कर लेते हैं। तो याद रखिएगा प्रोटॉन्स जो हैं उनके अंदर 3 चीजें होती हैं, 3 थिंग्स होती हैं, और भी छोटी छोटी, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं। हमारे न्यूट्रॉन्स में भी 3 चीजें होती हैं, और उनका इन 3 चीजों का क्यों इंपॉर्टेंस है, क्यों मैं आपको इन तीनों के बारे में बताना चाहती हूँ, बिकॉज हमारे को एक क्वेश्चन अराइज होता है। हमने बात की है न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे भी चार्ज है, और आप कहते हो चार्ज होता है प्रोटॉन की वजह से, तभी हम कहते हैं कि न्यूक्लियस स्पिन होती है। तो इन एक्चुअल यू आर सेइंग दैट प्रोटॉन्स आर स्पिनिंग, बट क्या न्यूट्रॉन्स भी स्पिन करते हैं? ऑल्दो दे हैव जीरो ऑन दैम, जीरो चार्ज हम कहते हैं, न्यूट्रल होते हैं न्यूट्रॉन्स, तो क्या ये स्पिन करते हैं कि नहीं, इसका क्वेश्चन हमें देंगी ये 3 जो मैंने यहाँ मेंशन की है कि स्टिल प्रोटॉन कंसिस्ट ऑफ, जो लेटेस्ट हमें डिस्कवरीज बताती हैं कि प्रोटॉन्स के अंदर जो 3 चीजें हैं उनको हम बोलते हैं क्वार्क्स। इसी तरह न्यूट्रॉन्स में भी क्या होते हैं, क्वार्क्स। टोटल हमारे पास रहते हैं 6 क्वार्क्स होते हैं, जिनका नाम है अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, टॉप, बॉटम, स्ट्रेंज एंड चार्म। सो ये आप नोट कर लो, आपको पता रहना चाहिए कि हम अब कहां पर पहुंच गए हैं। हम सिर्फ एटम तक कन्फाइंड नहीं है, इलेक्ट्रॉन तक कन्फाइंड नहीं है, वी आर रीच्ड अप टू क्वार्क, फर्मियन, बोसोन्स, यहां तक हम पहुंच गए हैं। सो क्वार्क्स जो है हमारे पास प्रोटॉन के अंदर जो रहते हैं, 2 हमारे पास अप क्वार्क रहते हैं और एक हमारे पास डाउन क्वार्क रहता है। जो क्वार्क की अप की वैल्यू होती है वो होती है 2/3, ठीक है, प्लस 2/3 अप क्वार्क की वैल्यू होती है, और डाउन क्वार्क की वैल्यू रहती है हमारे पास -1/3। तो चलिए अब इसको जरा सॉल्व करते हैं इस चीज को, कि टोटल हमने अगर देखना है, अब चार्ज हमारे पास +1 कैसे आता है, इस चीज को साइंटिस्ट ने प्रूव करके दिखाया है कि इधर हम करते हैं प्रोटॉन और इधर करते हैं न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन का मैंने बोला है आपको, इसमें रहता है अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क। सिमिलरली यहां उल्ट कर दो आप, डाउन प्लस अप। तो अप क्वार्क की वैल्यू कितनी रहेगी यहाँ पे, +2/3, यहाँ भी +2/3, और डाउन की आ गई -1/3। और इसको अगर आप सॉल्व करोगे 2 + 2 क्या हो जाएगा हमारे पास, 4 -1, तो वैल्यू आ गई 3/3। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आया +1। तो इसी की वजह से हमारे पास जो प्रोटॉन पे चार्ज रहता है वो +1 रहता है, क्योंकि उसके अंदर 2 अप क्वार्क्स होते हैं और एक डाउन क्वार्क रहता है। और क्योंकि कुछ चार्ज है वहां पे, तो मैंने पहले ही बोला है कि जहां पे भी आपके पास चार्ज होगा, आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि एक चार्ज है, +1 चार्ज है, यहाँ पे चार्ज है, तो दैट मीन्स वो चीज क्या प्रोड्यूस करेगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। जब वो स्पिन करेगी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, इसका मतलब वो बाहर मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। तो ये मेरा यहां तक पहुंचने का मतलब था। सो आगे डाउन का निकाल लीजिए, -1/3 प्लस 2/3। तो इसको सॉल्व करके 2/3 आता है, +2/3, और इसको अगर आप सॉल्व करोगे -2 + 2/3, सो दिस कम्स आउट टू बी 0/3। तो अब आपको लोग कहोगे कि ये तो एब्सेंस ऑफ चार्ज है। एब्सेंस ऑफ चार्ज नहीं है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसके अंदर कुछ पार्टिकल्स हैं। ये +1 क्यों रह गया, ये +1 रह गया, ये यहाँ पे 0 है। वाई, बिकॉज इट इज, प्रोटॉन इज नॉट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। +1 आने का मतलब जो है वो यही है कि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं है। इसके अंदर 3 पार्टिकल हैं जो आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाए, ठीक है। जबकि न्यूट्रॉन के अंदर क्या है, जो तीनों पार्टिकल्स हैं वो इस तरह से अलाइनमेंट है उनकी कि ये क्या है, ओवरऑल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। एंड प्लीज डोंट मिस्टेकन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल वर्ड विद दैट ऑफ द चार्ज। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल ना होने की वजह से ही इस पे ये वाला
+1 जो वैल्यू रहती है, जिसको हम लोग हमारी भाषा में बोल देते हैं कि चार्ज है जी, ये +1 इसका चार्ज है। तो अब जो हमने ढूंढा है अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट जो हमारी इन्वेंशंस हुई हैं वो यही कहती हैं कि +1 इज ड्यू टू दिस थिंग, कि हमारे पास जो क्वार्क्स हैं उनकी वजह से ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं है, तभी ये स्पिन करता है। अब अगर न्यूट्रॉन की बात करें, सो न्यूट्रॉन हमारा क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उस पे जो है चार्ज का एब्सेंस है, एब्सेंस ऑफ चार्ज ये डिफाइन नहीं करती ये चीज। सो दैट्स वाई न्यूट्रॉन भी, यहां से हम ये कंक्लूड करते हैं कि हमारा न्यूट्रॉन भी क्या करता है, स्पिन करता है, वो भी हक रखता है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने का। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा मतलब उसके भी मैग्नेटिक डाइपोल बनेंगे भाई, मैग्नेटिक पोल्स जनरेट करेगा। आई नो राइटिंग थोड़ी सी बस समझ लेना, आई होप आपको ये चीज समझ लगी होगी। सो हमने थोड़ा सा न्यूक्लियस को अंदर तक, हम चाहते थे कि इसे दोस्ती करें कि न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, थोड़ा सा उनके बारे में, उनका एनवायरनमेंट समझ लें ताकि हमें हमारा जो न्यू हमने एनएमआर टेक्निक है इसको समझने में हमें आसानी हो। सो आई होप आपको पहले ये चीज क्लियर होगी। अब अलाइनमेंट को समझ लेते हैं थोड़ा सा आई वैल्यूज पर जाने से पहले, कि जब हमने इसका मतलब हमने समझ लिया अब कि क्यों ये स्पिन करते हैं। सो इसका मतलब जब आपने उसको फील्ड में अभी नहीं रखा तो हमारा जो न्यूक्लियस है वो किसी भी डायरेक्शन में स्पिन कर सकता है, उसका नॉर्थ एंड साउथ पोल किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। पर जैसे ही आप फील्ड अप्लाई करते हो, जैसे ये आपने आपका सैंपल है, कोई भी यहाँ सैंपल है इसके अंदर, इसको हम डिटेल में तो इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट में पढ़ेंगे, पर फॉर द टाइम जस्ट समझ लो ये हमारा सैंपल है। अब इस सैंपल को जरा हाईलाइट कर लेते हैं। तो इस सैंपल के अंदर क्या है, बहुत सारे एटम्स हैं। अगर एटम्स की बात करें तो एटम्स के अंदर है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस की हम बात करें तो हम कहते हैं न्यूक्लियस हमारा क्या करेगा, हमारा न्यूक्लियस क्या करता है, स्पिन करता है, तो इन रैंडम डायरेक्शन। ठीक है, रैंडमली वो अपना स्पिन करा। पर जैसे ही तुमने उस न्यूक्लियस को रख दिया एक फील्ड के अंदर, ये नॉर्थ फील्ड, ये नॉर्थ है, ये साउथ पोल हो गया, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का, ये मेरा न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस क्या करने की कोशिश करेगा, ये अलाइन करने की कोशिश करेगा विद दैट ऑफ द फील्ड। ठीक है, अब ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की तो ये अब इस तरह अलाइन करने की कोशिश करेगा कि मेरा नॉर्थ पोल साउथ की तरफ हो और मेरा साउथ पोल जो है वो नॉर्थ की तरफ हो, क्योंकि आपको पता है कि ऑपोजिट पोल्स जो है वो अट्रैक्ट करते हैं। अब ये टेंड, ये इसकी नेचर है, ये न्यूक्लियस की नेचर है कि ये क्या करता है, ट्राई टू टेंड टू अलाइन विद दैट ऑफ द अप्लाइड फील्ड। ठीक है, अब फिर अगर तो ये इसकी बनी गई फील्ड के साथ, फिर सिग्नल कैसे आएगा, हमारा सिग्नल कैसे आता है एनएमआर का। तो क्या होता है कि आप इसको क्या करोगे, यू पीपल स्टार्ट गिविंग इट more energy। ठीक है, मोस्टली दैट एनर्जी इज गिवन इन द रेडियो फ्रिक्वेंसी जो है हम इसको देते हैं। तो वो जो एनर्जी होती है, वो जो रेडियो फ्रिक्वेंसी आप इसको देते हो, आपको इतनी फ्रिक्वेंसी देनी है इसको कि ये क्या करे, ये अपनी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके अगेंस्ट आपको इसको लेके जाना है कि ये इस तरह से अलाइन ना करे, इसको आपको फ्लिप कराना है। ठीक है, फ्लिप कराना है, यू वांट टू make this nucleus to align against the field, कि ये against the field चला जाए। जब इसकी फ्रीक्वेंसी उस फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाएगी, ठीक है, जब ये फ्लिप होने की टेंडेंसी रखेगा तो उसको हम रेजोनेंस भी बोलेंगे। वी विल डू द डिटेल इन नेक्स्ट वीडियो, जो रेजोनेंस पे ही होगी, जहां हम प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे इसका, तो प्रिंसिपल वगैरह पढ़ेंगे, वहां हम ये करेंगे। तो अभी के लिए इतना समझ लो कि आप रेडियो फ्रिक्वेंसी देते हो इसको, और इतनी देनी पड़ेगी कि ये फ्लिप कर जाए, ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट चला जाए। जब ये मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट जाएगा तो उस टाइम क्या होगा, आपके पास एक सिग्नल आता है, मतलब इसने, न्यूक्लियस ने रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्जॉर्ब कर ली और आपके पास वो एब्जॉर्प्शन का एक जो है सिग्नल आता है, जिसको आप एनएमआर सिग्नल बोलते हो। ठीक है, अब अगर सपोज कर लो, अगर आप रेडियो फ्रिक्वेंसी दे ही जा रहे हो इसको, पर ये फ्लिप नहीं हो रहा, तो आपके पास जो रिकॉर्डर होगा वो क्या दिखाएगा, 100% ट्रांसमिटेंस। ठीक है, 100% ट्रांसमिटेंस दिखाएगा। और ये चीज आपको उसी में देखने को मिलेगी जो आपके पास एनएमआर इनएक्टिव होंगे। जो एनएमआर इनएक्टिव होते हैं ना,
और NMR इनएक्टिव कौन से होंगे? जिनमें I की वैल्यू 0 रहेगी। ये अब हमने पढ़ना है कि 0 कैसे आई है, ठीक है, ये हमारे पास फ्रैक्शनल कैसे आई है। सो I की वैल्यू 0 जिनमें होती है, जब स्पिन ही नहीं होगी, जब स्पिन ही नहीं होगी, I नहीं होगा, तो हमारे पास क्या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी? कोई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होगी, कोई बार मैग्नेट की तरह वो बिहेव नहीं करेगा। उसको आप पोल्स के बीच में रख दो, वो ढीठ का ढीठ ही वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि उस पर तो कोई है ही नहीं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, वो एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव ही नहीं कर रहा, क्योंकि उसकी आई की वैल्यू ही नहीं है। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सारा जो प्रोसेस है, ठीक है, ये फ्लिपिंग प्रोसेस जो है वो दिखाने के लिए बहुत जरूरी है कि आई की वैल्यू हो, ठीक है। अगर आई की वैल्यू नहीं होगी, जितनी मर्जी रेडियो फ्रिक्वेंसी दे जाओ, उसने 100% ट्रांसमिटेंसी शो करनी है और आपके पास कोई सिग्नल वो नहीं आना, तो डिटेक्टर ने कुछ नहीं डिटेक्ट करना। पर जैसे ही जिनमें स्पिन होती है, सो वो क्या करते हैं, वो हमेशा अलाइन करने की कोशिश करते हैं। जैसे आप फील्ड अप्लाई करते हो, अलाइनमेंट होती है, फिर आप और एनर्जी देते हो, और एनर्जी देते हो, और एनर्जी देते हो, और आप उसको फ्लिप कर देते हो इस तरह से कि वो अगेंस्ट द फील्ड आपका चला जाए। कि अगर ये नॉर्थ साउथ है, ये देखो आप उसको अगेंस्ट फील्ड लेके आ रहे हो, नॉर्थ को नॉर्थ की तरफ, साउथ को साउथ की तरफ, ठीक है। तो ये भी हम पढ़ेंगे कितनी हमें एनर्जी देनी है, कितनी, ये क्या आसान तरीका है, बस एक वो बेचारा इस तरह था, आपने उसको इस तरह रोटेट किया और वो इस साइड फ्लिप हो गया। इज इट दैट इजी? सो दैट आल्सो वी विल स्टडी। सो आई होप आपको ये चीज पता लगी कि हमारे पास आई की कितनी इंपॉर्टेंस है, स्पिन की कितनी इंपॉर्टेंस है। तो ये जो होता है ना, जब आप ये जो स्टेट होती है, देखो जब उसकी बनी पड़ी है इसके साथ, ये जब आपने फील्ड अप्लाई की है, तो ये हमारे सारे न्यूक्लियस देखो उनकी बन गई, H0 के साथ उनकी आपस में बन गई, तो इसको बोलते हैं हम लो एनर्जी स्टेट। आप लिख सकते हो, ये चीज आगे काम भी आएगी कि अगर ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और आपके पास जो आपका न्यूक्लियस है वो इस टाइम कैसे अलाइन हुआ है, इस तरह से अलाइन है दैट द नॉर्थ पोल इज टूवर्ड द साउथ, ऐसे लिख लो चाहे, ये साउथ है, ठीक है, ये फील्ड की तरफ है, अलाइन अलोंग द फील्ड। सो ये उसकी होती है लो एनर्जी स्टेट। ऑब्वियसली वो बनाना चाहता है जो फील्ड आपने अप्लाई की उसके साथ। अब यही अगर इसका उल्ट कर दो कि अगर आपने उसको अब बहुत सारी एनर्जी दे दी है, दे ही जा रहे हो, रेडियो फ्रिक्वेंसी दे ही जा रहे हो, और आपने उसको फ्लिप कर दिया, ठीक है, सो ये डायरेक्शन आ गई आपके पास। सो इसका मतलब यू आर अलाइन इट अगेंस्ट द फील्ड, वो अगेंस्ट द फील्ड चला गया। अप्लाइड फील्ड जो है इसको बोलते हैं हाई एनर्जी स्टेट, हाई एनर्जी स्टेट, ठीक है। सो इस सिचुएशन के बीच में ये लो से हाई का जो सफर है ये इतना आसान नहीं है। हम पढ़ेंगे आने वाली जो भी नेक्स्ट वीडियोस है कि ये जो सफर है लो एनर्जी से हाई एनर्जी स्टेट में जाने का, इसके बीच में भी बहुत सी ओरिएंटेशंस आएंगी जिनको हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी के नाम से जानते हैं। आ गए हैं हम न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर पे, यानी कि आई की वैल्यू को समझने के लिए। अब आपकी बुक्स में ना एक टेबल दिया होता है जिसमें लिखा होता है एटॉमिक नंबर, मास, एटॉमिक मास, ऑड, इवन, इवन ऑड, कुछ इस तरह से। उस चीज को समझने की अब हम कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने आई की इंपॉर्टेंस समझ ली है, हमने न्यूक्लियस के अंदर जाके देख लिया है कि क्या क्या होता है। तो अब आई जो है ये हमें हेल्प करेगा ये फाइंड आउट करने के लिए कि कौन सा हमारा जो न्यूक्लियस रहेंगे वो एनएमआर एक्टिव रहेंगे, कौन से एनएमआर इनएक्टिव रहेंगे। तो मैंने जैसे आपको पहले ही बता रखा है कि आई की वैल्यू जो होती है दैट इज योर स्पिन क्वांटम नंबर, n/2 रहती है, जिसमें n आपका वेरी करता है, उसके अकॉर्डिंग ही हमारे पास फ्रैक्शनल एंड होल नंबर वैल्यूज आती है। तो एक चीज आप याद रखिएगा, इस चीज को ड्रॉ भी आप कर लीजिए कि जिनमें वो न्यूक्लियस, हम एग्जांपल्स भी करेंगे, जिनमें प्रोटॉन्स जो है इवन नंबर रहता है और न्यूट्रॉन का भी इवन नंबर रहता है, उनकी न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या हो जाती है, दैट इज 0। तो आपने एक चीज याद रखनी है कि जैसे मैंने बताया था आपको, अगर ये एक प्रोटॉन है, इसी तरह ये भी एक प्रोटॉन है, ठीक है, ये स्पिन करते हैं, ठीक है, ये अपने एक्सिस के अराउंड स्पिन करते हैं। तो ये जो दोनों स्पिन करेंगे ये इस तरह से डायरेक्शन में स्पिन करेंगे कि इनका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो कैंसल आउट हो जाए।
याद रखना हमेशा कि हमारे पास दोनों प्रोटॉन जो है वो भी पेयरिंग करने की कोशिश करते हैं, न्यूट्रॉन्स भी इस तरह से पेयरिंग करने की कोशिश करते हैं कि इस तरह से पेयरिंग करने का मतलब वो इस तरह से, जैसे आप इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ करते हो ना, इस तरह से पेयरिंग जब करते हो तो एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाते हो, एक एंटी क्लॉकवाइज में बनाते हो, ताकि वो ओवरऑल उनकी स्पिन जो है वो जीरो रहे, वहां स्टेबिलिटी रहे। इसी तरह हमारे प्रोटॉन्स की भी नेचर है, हमारे न्यूट्रॉन्स की भी नेचर है कि दे ऑलवेज ट्राई टू पेयर अप, दे ऑलवेज ट्राई टू move in those direction that so that they can cancel out their magnetic moment। तो ओवरऑल स्पिन क्वांटम नंबर जो है हमारे पास जीरो रहे वैल्यू। तो ज्यादातर जिनमें इवन रहता है प्रोटॉन का नंबर और इवन ही रहता है हमारे न्यूट्रॉन का नंबर, तो उनकी जो आई की वैल्यू है, ये जर्नल है कि वो जीरो होती है। तो अगर जीरो होगी, जैसा बताया था कि आई ही जीरो होगी, तो वो एनएमआर क्या हो जाएगा, इनएक्टिव। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए, अगर प्रोटॉन इवन रहता है नंबर, न्यूट्रॉन ऑड है, तो वहां पे आपके पास कुछ फ्रैक्शनल, याद रखना एक भी इनमें से ऑड हो गया, प्रोटॉन ऑड हो गया या न्यूट्रॉन का नंबर ऑड हो गया, तो हमारे पास वो फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी, और जो फ्रैक्शन में कुछ तो वैल्यू है, ठीक है, तो वो हमारे पास एनएमआर एक्टिव रहते हैं न्यूक्लियस। ऐसे ही दोनों ही ऑड रहेंगे तब भी वो क्या होगा कि जब वो पेयरिंग करेंगे, ठीक है। अब आप खुद यानी नंबर ही अब खुद ले लो, यहाँ पे अगर एक 6 है और एक 7 है, तो 6 ये मतलब इसके 3-3 आपस में पेयर कर लेंगे, 3-3 का पेयर बन जाएगा, यहाँ भी 3-3 का पेयर बन जाएगा, और एक यहाँ एक्स्ट्रा रह जाएगा, है ना। तो ये एक्स्ट्रा की वजह से क्या होगा, जब कोई चीज वैसे ही दिमाग में फिट कर लो कि एक्स्ट्रा जब रह जाता है, जैसे हमने पीछे अभी अपर क्वार्क डाउन क्वार्क निकाला था, तो जब हमारे पास एक नंबर रह गया था, उस नंबर की वजह से ही वहां पे क्या था, एक मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होगी, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, और वो बार मैग्नेट की तरह एक्ट करने लगा। इसी तरह यहाँ पे है कि अगर आपके पास नंबर एक भी ऑड चला गया ना, तो वहां पे कोई एक एक्स्ट्रा नंबर आपके पास रह जाएगा, उसकी वजह से ही क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। जब आप उसको एक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, तो वो उस मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन करने की कोशिश करेगा, और फिर जब आप उसको और एनर्जी देते हो, तो वो क्या करेगा, वो उसके अगेंस्ट फ्लिप करने की कोशिश करेगा, तब आपके पास सिग्नल आएगा। तो दोनों ही ऑड हो गए, जैसे अगर ये 5 है, ये 5 है, तो यहाँ पे 2-2 का पेयर बनेगा, ठीक है, यहाँ भी 2-2 का पेयर बनेगा, ठीक है, 4 का हो गया ना, 2-2 का पेयर, एक नंबर यहाँ बच जाएगा, एक आपके पास प्रोटॉन अलग से बचेगा, और एक आपके पास न्यूट्रॉन जो है वो अलग से हमारे पास बच जाएगा। तो हमारे पास फिर वहां पे भी क्या होगा, वो आईआर एनएमआर जो है वो एक्टिव रहेगा। तो अब एग्जांपल से इस चीज को समझ लेते हैं, जैसे आपकी बुक्स में भी एग्जांपल दी होंगी, जैसे कार्बन की एग्जांपल ले लो। तो यहाँ पे देखो प्रोटॉन नंबर भी 6 है, न्यूट्रॉन नंबर भी क्या है, 6 है, 12 में से 6 को माइनस करो तो न्यूट्रॉन नंबर आ जाएगा। तो दोनों क्या है आपके पास, इवन इवन। तो ये क्या रहेगा, एनएमआर इनएक्टिव। तभी तो कार्बन 12 नहीं लेते, कार्बन 13 वाला आइसोटोप पकड़ते हैं। ये भी आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा आ गया कि तभी हमारे पास क्या रहता है कि 13 कार्बन लेते हैं आइसोटोप, 12 इसलिए नहीं लेते क्योंकि उसमें प्रोटॉन आपस में पेयर कर लेंगे, प्रोटॉन प्रोटॉन पेयरिंग हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन पेयरिंग हो जाएगी, और ओवरऑल हमारे पास आई की वैल्यू 0 रहेगी, और ये एनएमआर इनएक्टिव रहेगा। इसी तरह से समझ लीजिए ये वाला एग्जांपल ऑक्सीजन वाला, तो यहाँ पे भी प्रोटॉन नंबर इज 8, न्यूट्रॉन नंबर इज ऑल्सो 8। अगेन ये आपस में पेयरिंग कर लेंगे, प्रोटॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन आपस में पेयरिंग करेंगे, एंड इट इज ऑल्सो एनएमआर इनएक्टिव। अब जाके अपनी एग्जांपल्स देखना, बुक वाली समझ लग जाएगा आपको ये चीज। तो नेक्स्ट हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 11, एक ये एग्जांपल दी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोटॉन नंबर हमारे पास क्या है, 5, न्यूट्रॉन नंबर क्या है हमारे पास 11 में से 5 आप माइनस कर दीजिए, 6 आ जाएगा ये यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे एक आपके पास ऑड है और एक आपके पास इवन है, तो यहीं से आपका दिमाग दौड़ जाना चाहिए कि इसकी आई की वैल्यू कुछ है, तो आई की वैल्यू कुछ है, तो दैट मीन्स ये क्या रहेगा, एनएमआर एक्टिव। सो सिमिलरली और एग्जांपल्स आपको मैं दे रही हूं, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि इनमें से कौन सा आईआर एक्टिव रहेगा और कौन सा आईआर इनएक्टिव रहेगा। सो यहाँ पे 1 2 3 4 ही आपको देती हूँ क्वेश्चंस। तो 1 इज 35Cl17, आपको सिर्फ बताना है कि फर्स्ट एक्टिव है, इनमें से कौन सा एक्टिव है कौन सा इनएक्टिव है। देन 3216, देन यू हैव 4 helium 2 and 81 bromine is 35। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको इनमें से पता है कि नहीं कौन सा एक्टिव रहेगा कौन सा इनएक्टिव रहेगा। तो जो हमारे पास H1 है,
ठीक है। H1 जो है, क्योंकि इसमें एक ही हमारे पास प्रोटॉन है तो इसलिए हम इसको प्रोटॉन NMR भी कहते हैं। और मोस्टली याद रखना, इनमें I की वैल्यू जो रहती है दैट इज हाफ, जो हमारे काम आएगी। सो I की वैल्यू जो प्रोटॉन की होती है मोस्टली दैट इज हाफ। और यही अगर आप आगे चले जाते हो, जैसे बोरोन में चले जाओ, सोडियम, क्लोरीन, देन ब्रोमीन, इनकी मोस्टली वैल्यू जो रहती है I की दैट इज 3/2 रहती है। यही अगर आप ऑक्सीजन, अगर आप चाहते हो ये लिख भी सकते हो, मैं आपको एक टेबल दे देती हूँ, यहाँ पे आप लिख सकते हो, नोट कर लीजिए जिनको नहीं पता। H1 प्रोटॉन जो है हमारा, देन आपके पास ट्रीटियम, इसी का आइसोटोप जो है, क्योंकि ये IR एक्टिव है, ठीक है, 15, 19, ये नोट कर लो, फ्लोरीन, देन फॉस्फोरस 31 जो है हमारे पास, इनके लिए I की वैल्यू है हाफ, ठीक है, तो IR ये एक्टिव ही है सारे। इसी तरह हमारे पास बोरोन है, सोडियम, क्लोरीन 17 है ये, देन 79, इसी तरह 81। तो इनके लिए जो वैल्यू रहती है I की दैट इज 3/2, 3/2। देन नेक्स्ट इज ऑक्सीजन, इसके लिए I की वैल्यू 5/2 है। और फिर उसके बाद जो न्यूक्लियर, जिनमें आपको पता ही है इवन नंबर रहेगा, जैसे आपके पास 12 आप ले लो, जैसे अभी मैंने कार्बन का, तो इनके लिए जिनमें भी आपको ये दोनों इवन दिखे उसका आपने I की वैल्यू 0 लिख देनी है, ठीक है। देन उसके बाद जो ड्यूटेरियम वगैरह हो गया, जैसे आइसोटोप ये वाला हो गया ड्यूटेरियम जिसको बोलते हैं, एंड जो नाइट्रोजन का 14 वाला आइसोटोप है, इसके लिए I की वैल्यू रहती है 1। और बोरोन 10 वाला जो आइसोटोप है, इसके लिए I की वैल्यू रहती है 3। सो आई होप आपको आज का जो टॉपिक है इसमें न्यूक्लियर स्पिन के बारे में आपको समझ आया होगा। इसी को हम कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम न्यूक्लियर स्पिन स्टेट्स के बारे में जो है, ओरिएंटेशंस के बारे में, स्पिन मल्टीप्लिसिटी के बारे में पढ़ना सीखेंगे। सो इफ यू लाइक द वीडियो, डू कमेंट एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें हमारे चैनल को, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है वो बेनिफिट ले सके। और इसी के साथ एक और अनाउंसमेंट है आपके लिए कि जो केमिस्ट्री का ऑनलाइन बैच है वो 8 जून से स्टार्ट हो रहा है, और बाकी के बैचेस भी हमारे जो हैं, जैसे मैथ्स, बायो एंड फिजिक्स के बैच भी हम जल्द ही जून में शुरू करने वाले हैं। सो आप प्री रजिस्ट्रेशन उसके लिए करा सकते हो। ईमेल आईडी आपको प्रोवाइड की गई है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हो, दैट इज visionapexacademy@gmail.com। सो जल्द से जल्द ही आप रजिस्टर कराइए, बिकॉज हम ज्यादा स्टूडेंट्स को नहीं लेते हैं एक बैच में। सो लिमिटेड स्टूडेंट्स होते हैं तो हमारे पास लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल है। सो ग्रैब द अपॉर्चुनिटी टू लर्न फ्रॉम द experts and connect with the Vision Apex Academy, connect with Chemistry Drive with Ravneet. Thank you so much for supporting.